हेलो दोस्तों, KVSPRT टीयर 2 एग्ज़ाम के लिए इन डेप्थ सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस बार इन डेप्थ सीरीज में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। इसीलिए मैंने इस सीरीज का नाम इन डेप्थ सीरीज रखा है। इस सीरीज में ऑलरेडी 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लोग तीसरा चैप्टर डिस्कस करने चल रहे हैं। तो अगर आपने दोनों चैप्टर्स नहीं देखे हैं, चैप्टर 1 तो देखना बहुत ज़रूरी है। आप देखिएगा कि हम लोगों का इस कोर्स में अप्रोच क्या रहने वाला है और सिलेबस के बारे में मैंने डिस्कस किया था। तो चलिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया है। एक बार मैं सिलेबस आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ये था हम लोग का सिलेबस। हम लोग इसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। इसमें हम लोग जीएस वाला पोर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने चैप्टर 1 में ये सिलेबस के बारे में बताया था और अप्रोच क्या रहेगी उसके बारे में बताया था। चैप्टर 2 में हम लोगों ने फैमिली, फ्रेंड्स और कम्युनिटीज़ के बारे में देखा था और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो मॉडल क्वेश्चंस और आंसर्स मैंने करा दिए थे वहीं पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज। तो आज हम लोगों का ये वाला सिलेबस का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो पे फिर से वापस चलते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि हमारा चैप्टर 3 होगा इस सीरीज का। अच्छा, इस चैप्टर को रेफरेंस मैंने कहाँ से लिया हुआ है? तो एनसीईआरटी क्लास की जो बुक है उसमें सोशल साइंस का चैप्टर 1 वहाँ पे ये दिया हुआ है नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। तो वहाँ से ये लिया गया है। तो मैं चाहूँ तो इस चैप्टर को 15 मिनट में ही पूरा ख़त्म कर दूँ तो वो टू द पॉइंट बन जाएगा। लेकिन हम टू द पॉइंट के साथ साथ इन डेप्थ में भी जा रहे हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे लिखने के लिए भी क्वेश्चन आएगा। तो थोड़ा सा हमें डिटेल में जानने की ज़रूरत होगी और चीज़ों को समझने की ज़्यादा ज़रूरत होगी, तभी आप एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। क्योंकि क्वेश्चंस हमें नहीं पता है क्या आ सकते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उसका मैंने एक अच्छा खासा कंपाइलेशन कर लिया है। आप एक बार सरसरी निगाह से देख लेंगे तो उसे अपने शब्दों में लिख देंगे और आपका काम हो जाएगा। तो इससे कोई घबराने की बात नहीं है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन से। तो आज का चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, नेचुरल रिसोर्सेज। इससे पहले हम लोगों को ये जानना चाहिए कि रिसोर्सेज किसको कहते हैं, तभी आप समझ पाएंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज का डेफिनीशन क्या होगा। तो रिसोर्सेज किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हिंदी वाले समझ लें, संसाधन। रिसोर्सेज को कहा जाता है संसाधन। और नेचुरल रिसोर्सेज को क्या कहा जाएगा? प्राकृतिक संसाधन कहा जाएगा इसको। तो संसाधन कहते किसे हैं? सबसे पहले तो इसको समझने की ज़रूरत है। इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ और आपकी ये जनरल लाइफ से रिलेटेड भी रहेगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं या कोई बच्चा किसी एग्ज़ाम में टॉप करता है तो उससे पूछा जाता है कि आपने कौन कौन से सोर्सेज को फॉलो किया, कौन कौन से आपके रिसोर्सेज रहे हैं। या आपने ये भी देखा होगा कि कोई गरीब बच्चा है, उसको पढ़ने के लिए उतने ज़्यादा सुविधाएँ नहीं हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है तुम्हारे पास रिसोर्सेज की कमी है। तो जो लोग गरीब बच्चे होते हैं उनको कहा जाता है आपके पास रिसोर्सेज यानी कि संसाधन की कमी है। तो इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाता है कि उसके पास रिसोर्सेज की कमी है, इसका मतलब संसाधन की कमी है। तो यहाँ से आप डेफिनेशन एक कंक्लूड कर सकते हैं कि रिसोर्सेज ऐसी चीज़ों को कहा जाता है कि हमें जो भी अपना गोल अचीव करना है, कोई भी गोल अचीव करने के लिए जिन भी सामानों या इंग्लिश में कह सकते हैं गुड्स की ज़रूरत होती है, उसी को हम लोग रिसोर्सेज कहते हैं। तो पहले ये टर्म आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अब आप खुद ही एग्जांपल दे करके बताइए कि पढ़ने के लिए जो भी रिसोर्सेज होंगे वो क्या होंगे, कौन कौन से रिसोर्सेज की कमी हो सकती है पढ़ाई के टाइम पे, या कौन कौन से रिसोर्सेज हम लोग यूज करते हैं। यानी कि हमें जो एग्ज़ाम क्रैक करना है उसके लिए हमारी जो भी सामग्रियाँ थी वही हमारे रिसोर्सेज हो गए। तो एक लाइन में डेफिनीशन रिसोर्सेज का आपको समझ में आ गया। और संसाधन ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे गोल को अचीव करने के लिए ज़रूरी होती हैं और वही सामग्री ही रिसोर्सेज कहलाती हैं। तो अगर कोई बच्चा स्ट्रीट लाइट में पढ़ा है तो उसका रिसोर्स एक क्या होगा? स्ट्रीट लाइट भी उसका एक रिसोर्स माना जाएगा। स्ट्रीट लाइट ये उसका एक रिसोर्स माना जाएगा। जितनी हमारी किताबें हैं वो रिसोर्स माने जाएंगे। पेन कौन सा यूज किए वो भी हमारे रिसोर्स माने जाएंगे। तो आप मेरा वीडियो देख रहे हैं एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, तो जो मेरी वीडियो है, यूट्यूब की जो वीडियो है वो भी देख रहे हैं, वो भी एक तरह का आपका रिसोर्स हो गया। मोबाइल भी आपका रिसोर्स हो गया, इंटरनेट भी आपका रिसोर्स हो गया, क्योंकि उसके बिना आप देख ही नहीं पा रहे हैं, एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी रिसोर्सेज हो गई पढ़ाई के लिए। इसी तरह से हम लोगों का नेचुरल रिसोर्स भी होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग उसी के बारे में देखेंगे और ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये सोशल साइंस EVS के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
और यहाँ से मुझे लगता है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस बनने का चांस सबसे ज़्यादा है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ ऐसे ऐसे टर्म दिए हुए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे पॉइंट कौन कौन से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, पहले तो मैं उसको बता रहा हूँ। अच्छा, कुछ लोगों का डाउट आ रहा था कि सर बुक कौन सी पढ़ें, तो यहाँ पर मैं सारा आपको NCERT का ही समरी एक तरह से बना करके दे रहा हूँ आपको। तो मुझे नहीं लगता वीडियो देखने के बाद आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि बुक आप पढ़ेंगे तो उसका लैंग्वेज थोड़ा सा बच्चों के लिए बनाया जाता है। अब क्लास 8th की बुक है तो वो उसी हिसाब के बच्चों के लिए रहेगी। अभी जो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर किया था फैमिली, फ्रेंड्स एंड कम्युनिटीज, वो 3rd क्लास के बच्चे के लिए है। तो क्वेश्चंस उससे डायरेक्ट इस तरह से नहीं बनते हैं। उसमें तो पूरी कहानी लिखी हुई, लेकिन उस कहानी से हमें सीखने को क्या मिल रहा है, एग्जाम में क्वेश्चन वहाँ से बनेगा और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन स्पेशली वहीं से बनेगा। तो हम लोग बुक के मटेरियल को तो डिस्कस कर ही रहे हैं, लाइन टू लाइन भी मैंने देख लिया है कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट, उसको मैं डायरेक्ट ले भी लेता हूँ। तो उस चीज़ को हम लोग वहीं से डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चाहें तो मैं बुक का नाम यहीं पे बता देता हूँ सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में, आप चाहें तो उसको रिफ़र कर सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो हम लोग डेफिनीशन को डिस्कस करेंगे, डेफिनीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। दूसरा चीज़ रिन्यूएबल वर्सेज नॉन रिन्यूएबल। तो मैंने रिसोर्सेज के बारे में बता दिया है, अब नेचुरल रिसोर्सेज का हम लोग डेफिनीशन अच्छे से देखेंगे। ये हमारे NCERT में यहीं से इसकी शुरुआत होती है। संसाधन किसे कहते हैं ये सब नहीं लिखा हुआ है बुक में, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है कि रिसोर्सेज का मतलब तो पहले समझिए, तब तो आप नेचुरल रिसोर्सेज समझ पाएंगे। उसके बाद 3rd टॉपिक है हमारा, सेकेंड में रिन्यूएबल वर्सेज नॉन रिन्यूएबल। ठीक, इसको हम लोग आगे देखेंगे। साथ में देखेंगे इकोसिस्टम सर्विसेज। नेक्स्ट है हमारा रिसोर्स कर्स। तो ये टर्मिनोलॉजी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिसोर्स कर्स। इसको मैं आगे डिफाइन करूँगा कैसे। साथ में दो हमारे पास केस दिए हुए हैं, केस स्टडी ऑफ पंजाब और केस स्टडी ऑफ सिक्किम। सिक्किम और पंजाब का एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक ग्राउंड वाटर डिप्लीशन से रिलेटेड है पंजाब का एग्जाम्पल, और दूसरा है सिक्किम ट्रेडिशनल नॉलेज या ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड सिक्किम का एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी बनने के बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड स्टीवार्डशिप, तो इसका क्या मतलब होता है, ये सब चीज़ें हम लोग आगे अभी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इन सभी पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं आपको आगे दिखाता चलूँगा। तो पहला टॉपिक ही हमारा नेचुरल रिसोर्सेज का डिफिनीशन क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम्स लगा रखे हैं नेचुरल रिसोर्सेज के, वाटर, लैंड, सोलर एंड विंड एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। तो ये आप देख सकते हैं। अभी हम लोग इसको देखते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर द मटेरियल्स एंड सब्सटेंसेज दैट आकर इन नेचर एंड आर यूजफुल टू ह्यूमंस। तो अभी अभी मैंने संसाधन का आपको डेफिनेशन दे दिया था कि संसाधन किसे कहते हैं, रिसोर्सेज किसे कहते हैं। अगर हमारे किसी नीड के लिए कोई भी रिसोर्स नेचर द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है तो वो चीज़ हमारी नेचुरल रिसोर्सेज के अंतर्गत आ जाएगी। तो ये चीज़ आपको अब समझ में आ गया होगा कि रिसोर्स और नेचुरल रिसोर्स कैसे लिंक्ड था। मैंने इसीलिए डेफिनेशन आपको डिटेल में समझा दिया। अब ये चीज़ आपको अब नहीं भूलेगी। ठीक, नेचर बिकम्स ए रिसोर्स व्हेन ह्यूमन यूज इट फॉर sustenance, production or consumption. A resource must be technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable. तो इस बात में काफ़ी ज़्यादा गहराइयाँ हैं, इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं। प्राकृतिक संसाधन वे पदार्थ और वस्तुएं जो प्रकृति में पाई जाती हैं और मनुष्य के लिए उपयोगी होती हैं। जब मनुष्य प्रकृति का उपयोग जीवन, उत्पादन या उपभोग के लिए करता है तब प्रकृति संसाधन बन जाती है। तो मैंने बताया हम अपनी किसी भी काम के लिए अगर कोई भी जितना भी सामान यूज कर रहे हैं, मान लीजिए आपको खाना बनाना है, तो खाना बनाने के लिए चूल्हे में अगर लकड़ी लगा रहे हैं और चूल्हे पे खाना बनाना है तो आपको संसाधन क्या ज़रूरत पड़ेगा, आपको मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी चूल्हा बनाने के लिए। चलिए चूल्हा बन गया। अब इसमें आग जलाने के लिए आपको पत्थर की ज़रूरत पड़ेगी, पत्थर को रगड़ के आप आग जला रहे हैं और उसको जलाने के लिए लकड़ी चाहिए। लकड़ी भी हमें नेचर से मिल रही है, यानी हमें खाना खाने के लिए देखिए कि सारी चीज़ें लगभग नेचर से ही मिल रही हैं। तो प्रकृति संसाधन तब बन जाती है जब मनुष्य उसे अपने उपभोग के लिए यूज करता है। किसी भी संसाधन के लिए तकनीकी उपलब्धता, आर्थिक व्यवहार्यता और सांस्कृतिक स्वीकृति आवश्यक है। तो ये तीनों टर्मिनोलॉजी को समझिएगा कि नेचर में जितनी चीज़ें अवेलेबल हैं उसको मतलब ऐसा नहीं अंधाधुंध तरीके से उसको यूज करना है या सबको रिसोर्सेज ही कहा जा रहा है।
हमने अपने नीड और उसकी एक्सेसिबिलिटी यानी कितनी आसानी से उसको हम लोग यूज कर पा रहे हैं, उसी हिसाब से हम उसको रिसोर्स कहेंगे। ऐसा नहीं कि नेचर में जितनी भी चीज़ें हैं सब रिसोर्स ही हैं, जो हमारे काम की है वही हमारी रिसोर्स है, क्योंकि हमें अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं जो इजीली एक्सेसिबल हों, ठीक, आर्थिक रूप से व्यवहारता हो। ऐसा नहीं कि आप उस सामान को यूज कर रहे हो काफ़ी महंगा हो गया, तो एक तरह से उसका रेट वाइज भी अच्छा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा उससे। आपने अयस्क और खनिज के बीच में अंतर समझा होगा। तो खनिज तो जिस फॉर्म में पाया जाता है, जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं उसको तो खनिज कह देते हैं, लेकिन अयस्क किसे कहते हैं? अयस्क उसे कहते हैं जहाँ पे मेटल का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, मतलब वो इकोनॉमिकल होता है वहाँ से एक्सट्रैक्ट करना। और यही चीज़ हमारा अयस्क जो भी हमारे ओर्स हैं, यही हमारे क्या बन जाते हैं? नेचुरल रिसोर्स बन जाते हैं। जबकि मिनरल्स आप नहीं कह सकते हैं उसको, मिनरल्स एक ब्रॉडर टर्म हो जाता है। तो आप, आई होप आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि जहाँ से एक्सट्रैक्शन या उसका एक्सेसिबल ईजिली हो पाए और इकोनॉमिकली फीजिबिलिटी भी उसकी होनी चाहिए। और इसको कल्चर से भी रिलेट किया गया। ऐसा नहीं कि आप किसी चीज़ का यूज कर रहे हैं वो इंसानों के लिए या ह्यूमंस के लिए ख़तरनाक है, तो वो कैसे रिसोर्स हो पाएगा? वो तो फ़ायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान ही पहुंचाने लगा। तो ये सब चीज़ें आपको समझना ज़रूरी था। रिसोर्स किसे कहते हैं, नेचुरल रिसोर्स किसे कहते हैं, और नेचर रिसोर्स कब बन जाती है। तो ये आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मैंने कई सारे एग्जांपल भी आपको दिए हैं प्रैक्टिकल, ताकि आपको समझ में आ जाए। अगला है कि अब नेचुरल रिसोर्स तो हम लोग देख लिए, अब उसकी कैटेगरी कितनी होती है, क्योंकि हमें सारे रिसोर्सेज के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग इसी के बारे में देखेंगे। तो इसकी कैटेगरी से एमसीक्यू बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, और मैंने यहाँ लिख भी दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, इसको ध्यान से देखिएगा। बेस्ड ऑन यूजेज, तो किस बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है? यूजेज के बेस पे रिसोर्सेज इसेंशियल फॉर लाइफ, रिसोर्सेज फॉर मटेरियल्स, रिसोर्सेज फॉर एनर्जी। तो ऐसे सभी संसाधन जो जीवन के लिए आवश्यक हैं उन्हें रिसोर्सेज इसेंशियल फॉर लाइफ में रखा गया। जैसे वायु, हमें वायु से ऑक्सीजन मिलती है, तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। जल पीने के लिए, मिट्टी और भोजन, ये इसेंशियल रिसोर्सेज हैं जो नेचर से हमें मिलते हैं, जीवन के लिए आवश्यक हैं। सामग्री के लिए संसाधन, तो हमें कुछ सामान भी बनाना होगा, घर बनाना होगा, कुछ भी चीज़ बनाना है, निर्माण करना है, तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ों की और आवश्यकता होगी, सिर्फ खाने से काम नहीं चलेगा। तो वहाँ पे क्या आएगा? लकड़ी, खनिज और धातुएं। तो ये सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, ठीक। ऊर्जा के संसाधन, तो एक क्लासीफाई यूज के बेसिस पे ये भी कहा गया है कि एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए आप सभी जानते होंगे कि जितने भी हमारे कोल पावर प्लांट हैं, थर्मल पावर प्लांट कोल बेस्ड वाले होते हैं, ये सभी जो है कोयला कहाँ से मिलता है? खनिजों से मिलता है, खनिज है, तो वो भी एक तरह का हमारा रिसोर्स हो गया। तो एनर्जी के लिए जो रिसोर्स होते हैं, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, सूर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये सारे, सूर्य पवन जल का यूज किया जाता है, इसका भी ऊर्जा के संसाधन के रूप में इसको कहा जाता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि ऊर्जा के संसाधन में सिर्फ पेट्रोलियम और कोयला नहीं है, सूर्य भी है, पवन भी है, जल भी है। और हमारे पृथ्वी पे जो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का, वो सूर्य को ही कहा जाता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि जितने भी चक्र चल रहे हैं उसमें सूर्य का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं डोमिनेट करता ही करता है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। एक तो ये हो गया हमारा बेस्ड ऑन यूजेज। एक जो हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन है वो होता है कि उसका रेट ऑफ डिप्लीशन या उसका रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट आप कह सकते हैं इंग्लिश में। हिंदी में कहें तो पुनर्भरण। पुनर्भरण मतलब कि दोबारा वो कैसे पुनः हो जा रहा है, मतलब ख़त्म नहीं हो रहा है वो चीज़, पुनः वो बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, नेचर द्वारा उसको कंटिन्यूअसली प्रोवाइड किया जा रहा है। वही हमारा जो है रिप्लेनिशमेंट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन इसका होता है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के बेसिस पे। तो अभी आप डेफिनीशन देखेंगे तो इजीली समझ जाएंगे कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में क्या अंतर होता है। तो रिन्यूएबल सोर्सेस, इसको क्या कहा जाता है? नवीकरणीय। नवीकरणीय हिंदी में देखिए मैंने नीचे भी लिखा हुआ है, नवीकरणीय संसाधन। ये किसको कहते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन रिस्टोर एंड रीजनरेट नेचुरली इफ यूज सस्टेनेबली। मतलब कंडीशन भी लगा दिया गया है कि ये इसको रिस्टोर किया जा सकता है नेचर के द्वारा खुद ही, और रीजनरेट कर सकती है, बशर्ते उसको सस्टेनेबल तरीके से यूज किया जाए, मतलब संतुलित तरीके से उसका उपभोग किया जाए। तो नवीकरणीय संसाधन वे
होते हैं जो प्राकृतिक रूप से पुनः उत्पन्न हो सकते हैं यदि उनका उपभोग संतुलित तरीके से किया जाए। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, सूर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वन, नदियाँ, ये सब क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। तो आप कहेंगे कि वन तो ख़त्म होते जा रहे हैं, तो वन ख़त्म होते जा रहे हैं क्योंकि इसमें ये भी कंडीशन आप देखिए कि सस्टेनेबली, मतलब अगर हम संतुलित तरीके से नहीं यूज कर रहे हैं तो वो चीज़ तो ख़त्म हो ही जाएगी। अब कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि सन की भी एक लाइफ है सर, इतने करोड़ों साल, लाखों साल बाद इसका जो है सूर्य ख़त्म हो जाएगा, तब क्या होगा, तो इसको रिन्यूएबल क्यों कहा जा रहा है। तो ये हमारे लाइफ साइकिल से अगर आप देखेंगे तो पृथ्वी हो सकता है तब तक बचे ही ना। तो इस चीज़ को आप उतने ब्रॉडर वे में जा कर के मत देखिएगा कि सन ख़त्म हो जाएगा तो उसको आप रिन्यूएबल कैसे कह सकते हैं। तो धीरे धीरे सन ख़त्म हो रहा है, ये मैं भी मानता हूँ इस बात को, लेकिन अभी फ़िलहाल के जो हमारा करंट पर्सपेक्टिव चल रहा है, टाइम लाइन, उस हिसाब से देखा जाए तो एक तरह से रिन्यूएबल ही है हमारा सूर्य का सोर्स जो भी माना जाता है। तो इस चीज़ में कभी कन्फ्यूज मत होइएगा और ज़्यादा अभी इस चीज़ को इग्नोर करके ही रखिएगा इस पॉइंट को। पवन ऊर्जा, अब सूर्य से ही लगभग पवन का ही जनरेशन होता है, तो ये सब आपको पता होगा, ज्योग्राफी में अगर आएगा तो हम लोग आगे वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक, तो नवीकरणीय का मतलब आपको समझ में आ गया कि ऐसे सोर्स होते हैं नेचर के जो अपने आप जो है उत्पन्न होते रहते हैं स्वतः, अगर उनका हम लोग सस्टेनेबल तरीके से यूज किया जाए। की पॉइंट्स, ओवर यूज कैन टर्न रिन्यूएबल रिसोर्सेज इनटू नॉन रिन्यूएबल वन। तो मैंने अभी बताया कि अगर आप उसको संतुलित तरीके से यूज नहीं करेंगे तो रिन्यूएबल से जा करके वो नॉन रिन्यूएबल में चला जाएगा, मतलब अनवीकरणीय में चला जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि नेचर कंजर्वेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए हम लोग EVS पढ़ते भी हैं ताकि नेचर का कंजर्वेशन हम लोग को अच्छे समझ में आए। चलिए अब नॉन रिन्यूएबल भी देख लेते हैं। तो नॉन रिन्यूएबल क्या है? These resources take millions of years to form and cannot be replenished quickly। तो मैंने बताया था कि नवीकरणीय तुरंत का तुरंत बनते रहते हैं, ख़त्म नहीं होते हैं, जबकि अनवीकरणीय, इसको हिंदी में कहा जाता है अनवीकरणीय संसाधन। तो ये लाखों वर्षों में एक तो बनते हैं, दूसरे शीघ्र पुनः प्राप्त नहीं किया सकते। जब लाखों वर्ष लग रहे हैं बनने में, तो अब अगर बनना शुरू होगा तो लाख साल बाद मिलेगा, यानी कहीं ना कहीं उसकी चीज़ें लिमिटेड हैं और ज़्यादा यूज करने पे ख़त्म भी हो जाएंगी जल्दी ही। तो जैसे कोयला हो गए, पेट्रोलियम हो गए, खनिज हो गए, धातु हो गए। तो इस बारे में हमेशा डिस्कस होता रहता है, कोयला ख़त्म हो जाएगा, हमें अपना जो एनर्जी का सोर्स है उसको चेंज करना चाहिए। पेट्रोलियम हो गया, खनिज हो गया, तो ये सारी चीज़ें हम लोग एक्सट्रैक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन ये एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही अवेलेबल हैं। तो ये हो गए हमारे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। इसको मैंने बताया था रिप्लेनिश के बेसिस पे, मतलब उसका पुनर्भरण कैसे हो रहा है ऊर्जा का, उसके बेसिस पे। और एक हम लोग पढ़ लिए थे पहला वाला, किसके बेसिस पे? यूज के बेसिस पे। इसेंशियल फॉर लाइफ, रिसोर्सेज फॉर मटेरियल एंड रिसोर्सेज फॉर एनर्जी। ठीक, यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, थोड़ा ध्यान से वीडियो को देखिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ समझा करके आपको बता दूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। इकोसिस्टम, फंक्शन एंड सर्विसेज। तो यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांस रहते हैं। ये एक छोटा सा टर्म हम लोग देख लेते हैं। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज से कहीं ना कहीं रिलेटेड ही हैं, कोई अलग टॉपिक नहीं है। तो इकोसिस्टम फंक्शंस आर नेचुरल प्रोसेस। ठीक, इकोसिस्टम का जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र हिंदी में कहा जाता है इसको, उसका जो नेचुरल प्रोसेस होता है, लाइक ऑक्सीजन प्रोडक्शन, सॉइल कंजर्वेशन एंड वाटर फिल्ट्रेशन। तो ये सब हमारे नेचर का फंक्शन होता है। व्हेन ह्यूमन बेनिफिट फ्रॉम दीज दे आर कॉल्ड इकोसिस्टम सर्विस। तो यानी कि जब मनुष्य इनसे लाभ उठाता है तब इन्हें पारिस्थितिकी सेवाएं कहते हैं। तो एक तरह से क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि इकोसिस्टम के थ्रू ही हमारी नेचर जो है जनरेट कर रही है सारी जितनी भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ऑक्सीजन का उत्पादन हो, मिट्टी का संचरण और जल शोधन। ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा इकोसिस्टम, और बाय नेचर ये चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं। और जब मनुष्य यानी कि इंसान जब इससे लाभ लेने लगता है तो इसको पारिस्थितिकी सेवाएं या इकोसिस्टम सर्विसेज कहा जाता है। अच्छा, अगला टॉपिक देखते हैं क्या है हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इट्स इम्पैक्ट। तो एक दो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं, क्योंकि अभी मैं आगे चल के बताऊँगा कि एक रिसोर्सेज कर्स करके एक टॉपिक आएगा, वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसका क्या रोल होता है। और जो इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर आप NCERT में देखेंगे तो वहाँ ऐसे मैप बना दिया है और ऐसे ऐसे सिंबल के थ्रू एक मैप में बता दिया है बिना एक्सप्लेन किए हुए कि कहाँ कहाँ पे कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, हमारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इंडिया में।
तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा हम लोगों का टाइम लगने वाला है। और मैं एक बार समझा दूंगा मैप पे आपको, सारा मैं अलग अलग करके समझाऊंगा। मैं चाहता तो वो मैप ले लेता, उसमें सब कुछ एक ही मैप में बना हुआ है, लेकिन वो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। मैं सारा अलग अलग कर दूंगा, जैसे कोल का अलग बना दूंगा, आयरन का अलग कर दूंगा और पेट्रोलियम का अलग कर दूंगा। इन सब का अलग कर दूंगा ताकि आपको समझने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी और हमारे टॉपिक भी कवर हो जाएंगे। लेकिन इस वीडियो में मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया है, उसका मैं एक अलग से वीडियो डाल दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। और एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है, बस एक मैप बना करके ज़्यादा उसमें बता दिया है सारे चीज़ों को। तो नेचुरल रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि नेचुरल रिसोर्सेज कहीं एकदम इक्वली आप देखे होंगे कि कहीं पे पेट्रोल ज़्यादा है, जैसे अरब कंट्रीज में हो गया, वेनेजुएला के पास हो गया, वहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन इंडिया में कम मिलते हैं पेट्रोलियम के रिजर्व। तो प्राकृतिक संसाधनों का जो वितरण होता है वो असमान होता है, क्योंकि नेचर ने तो कोई बाउंड्री बनाई नहीं कि फला देश गरीब है उसको ज़्यादा रिसोर्स देना है या कम देना है। नेचर ने तो सब कुछ अपना अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जहाँ जैसा फेनोमेना हुआ वहाँ पे वैसी चीज़ें बन गई, वहीं से हम लोगों का मिनरल्स बन गया, पेट्रोलियम बन गया। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन आप देखेंगे तो एक तरह से असमान ही है, कहीं पे ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक ही जगह पे अवेलेबल हो और सारी जगह पे वो चीज़ें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हों, जिससे बस्तियाँ, उद्योग, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय विवाद प्रभावित होते हैं। तो ये जो डिस्प्यूट है देशों को लेकर के, आजकल आप देख ही रहे होंगे अमेरिका वर्सेस वेनेजुएला का जो चल रहा है विवाद, उसमें भी आप देखेंगे कि रिसोर्सेज का ही कहीं ना कहीं मेन उसका कॉन्सेप्ट पे चल रहा है वो विवाद। तो अंतर्राष्ट्रीय विवाद भी इसके जरिए जो है प्रभावित हो रहे हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज का काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रोल होता है इंटरनेशनल रिलेशंस में भी। ठीक, नदी जल विवाद, आप राज्यों के बीच में देखेंगे कि नदी जल विवाद चल रहा है, कौन नदी का पानी कहाँ यूज कर रहा है, कोई पता चल रहा है पानी रोक करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ले रहा है, तो वहाँ आगे पानी की कमी हो जा रही है, वहाँ पे नहीं पानी पहुँच पा रहा है। स्पेशली आप साउथ स्टेट में देखेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं इस समय। चलिए नीचे चलते हैं, नेचुरल रिसोर्स कर्स। अब देखते हैं नेचुरल रिसोर्स कर्स क्या होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है और हो सकता है ऑब्जेक्टिव में ही पूछ ले कि नेचुरल रिसोर्स कर्स का मतलब क्या होता है। तो नेचुरल रिसोर्स प्राकृतिक संसाधन अभिशाप, हिंदी में इसको अभिशाप कहा जाएगा। प्राकृतिक संसाधन का अभिशाप क्या है? इसका अर्थ होता है कि संसाधनों की अधिकता के बावजूद क्षेत्र विकास नहीं कर पाते, ये तकनीक, कौशल और सुशासन का अभाव हो। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नेचुरल रिसोर्स कर्स कब बन जाते हैं। इसका एकदम जीता जागता प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखिए, जो वेनेजुएला कंट्री है, आपको पता है ये एक साउथ अमेरिका की कंट्री है, यहाँ टॉप पे है साउथ अमेरिका। तो अमेरिका इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाह रहा है। क्यों करना चाह रहा है? क्योंकि आपने पढ़ा था कि वेनेजुएला में तो सर ऑयल के रिजर्व सबसे ज़्यादा हैं पूरे विश्व में, अगर देखा जाए कंट्री वाइज वेनेजुएला के पास सबसे ज़्यादा है, लेकिन वेनेजुएला एक सबसे धनी देश क्यों नहीं बन पाया अभी तक? ये तो सबके दिमाग में सवाल चल ही रहा होगा। तो इसका जवाब यहाँ से मिलेगा, नेचुरल रिसोर्स कर्स। तो नेचुरल रिसोर्स अभिशाप क्या है, ये कॉन्सेप्ट यहीं से लिया गया है। आप समझिए, वेनेजुएला का एग्जाम्पल सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इस समय आपको लेटेस्ट समझने के लिए। इसका कहने का मतलब ये है कि आपके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, ठीक, रिसोर्सेज के रिजर्व बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आपको पास टेक्निक है ही नहीं है, या आपके पास आपकी गवर्नमेंट उसको एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर पा रही है, आपके पास टेक्नोलॉजी का अभाव है, आपके पास एक्सट्रैक्शन का साधन ही नहीं है, तो आप कैसे उस चीज़ को, रिसोर्स को यूटिलाइज कर पाएंगे? आपके पास कोयला तो बहुत है, लेकिन आपके पास थर्मल पावर प्लांट ही नहीं है, बनाने की टेक्नोलॉजी ही नहीं है, तो आप उसको कैसे यूटिलाइज कर पाओगे? कोयले रह करके क्या करेगा जब आप उसको बिजली में कन्वर्ट ही नहीं करवा पा रहे हैं। वहीं पे आप अरेबियन कंट्रीज़ को देखेंगे, अरब देशों को देखेंगे, तो वहाँ पे ऑयल पे उनकी इकोनॉमी चल रही है। वो कैसे चल रही है? जबकि सबसे ज़्यादा रिजर्व तो वेनेजुएला में हमने पढ़ा है। तो यही चीज़ यहाँ पे ये टर्म बहुत अच्छा सुटेबल है, नेचुरल रिसोर्सेज कर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नेचुरल रिसोर्स कर्स के लिए तकनीक का अभाव, कौशल का अभाव और सुशासन का अभाव, यानी कि लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ स्किल और गुड गवर्नेंस, ये तीनों रीजन हो सकते हैं। मैंने एक डायग्राम बनाया है यहाँ पे, तो अगर आप चाहें तो इस डायग्राम को बना सकते हैं या खुद से भी यहाँ पे बना सकते हैं। एक डायग्राम बना दीजिए नेचुरल रिसोर्स कर्स का, यहाँ पे लिख दीजिए कि एबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं आपके पास, लेकिन क्या है, पुअर गवर्नेंस है, सोशल इनस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है कहीं और पे। तो आप कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हुए हैं, ना कि आप उसको एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से।
तो कुछ लोग का डाउट रहा होगा कि सर फ्लो चार्ट कैसे बनाना है, तो मैं एक एग्जांपल आपको बना के बता दिया हूँ यहाँ पे। तो ज़रूरी नहीं कि आप इसी को ही बनाएं, आप अपने हिसाब से ही बना सकते हैं। बीच में लिख दीजिए नेचुरल रिसोर्सेज कर्स, उसके बाद ऐसे यहाँ पे ये बना दीजिए इसके रीजन्स, यहाँ पे सोशल इनस्टेबिलिटी, पुअर गवर्नेंस, लैक ऑफ स्किल, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, ऐसे करके बना देंगे तो ये आपका एक फ्लो डायग्राम या फ्लो चार्ट बन जाएगा और आपको एग्जाम में नंबर अच्छे मिलेंगे इतना डेफिनेशन लिखने के बाद। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि रिसोर्सेज आपके पास बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं, क्योंकि उसके लिए आपको तकनीकी कौशल और सुशासन की, अच्छे सुशासन की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ तक का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, नेचुरल रिसोर्स किसे कहते हैं, क्लासिफिकेशन भी हम लोगों ने देखा, और साथ में ये वाली टर्मिनोलॉजी देखी नेचुरल रिसोर्सेज कर्स। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, मुझे लगता है ये ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, कुछ एनसीईआरटी अपडेट हम लोग देख लेते हैं, जो मैंने डायरेक्ट एनसीईआरटी से फैक्ट उठाया हुआ है। तो इंडिया हैज़ जनरली अवॉइडेड दिस कर्स बाय इन्वेस्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ सच इंडस्ट्रीज टू मीट आवर ग्रोइंग नीड्स। तो इंडिया में हम लोग इस चीज़ को अवॉइड कर पा रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कर्स को, यानी अभिशाप को कैसे उसको हटा पा रहे हैं, बाय इन्वेस्टिंग इन द डेवलपमेंट। तो हम लोग डेवलपमेंट में, इंडिया में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, तो वहाँ से क्या हो रहा है, हम लोग रिसोर्सेज का अच्छी तरीके से यूज कर पा रहे हैं। तो मेन मुद्दा हमारा यही था कि अच्छे तरीके से उसको यूज कर पाएँ। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है, ये टर्म वृक्ष आयुर्वेद, हिंदी वाले ऐसे पढ़ें, वृक्ष आयुर्वेद, वृक्ष आयुर्वेद ऐसे लिखा जाएगा। वृक्ष आयुर्वेद के बारे में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये क्या है, इज एन एंशियंट इंडियन बोटेनिकल साइंस दैट फोकसेज ऑन द स्टडी एंड केयर ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज। ठीक, द टर्म कम्स फ्रॉम संस्कृत विथ वृक्ष मीनिंग ट्री एंड आयुर्वेदा मीनिंग द साइंस ऑफ लाइफ और हेल्थ। तो कुल मिला के वृक्ष आयुर्वेद वृक्षों के कैसे केयर करना है, वृक्षों को, पौधों को, उससे रिलेटेड एक ग्रंथ है हमारा। This traditional knowledge system dates back several millennia and was formalized in texts such as Surpalaj वृक्ष आयुर्वेद around the 10th century CE। तो लगभग 10th century CE में लिखा गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन तो बनने का कोई चांस ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन एक बार एनसीईआरटी में लिखा है तो एक बार आप देख लीजिए, याद कर लीजिए, 10th century CE में हुआ था इसका निर्माण। तो इट हैज़ इलेबोरेट रिकमेंडेशंस ऑन द स्पेसिफिक प्लांट टू ग्रोन ऑन डिफरेंट सॉइल टाइप। तो अलग अलग मिट्टियों पे कैसे कैसे कौन कौन सी फसलें उगानी हैं। ठीक, प्रोवाइड इंट्रिकेट मेथड फॉर सीड कलेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड प्री प्लांटिंग ट्रीटमेंट्स। तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि बीज का उपचार कैसे करना है, सीड को कैसे कलेक्ट करना है, बीज को कैसे कलेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं ऑलरेडी। ठीक, इरिगेशन टेक्निक्स आर elaborately described with recommendations varying according to plant species, growth stage and seasonal conditions। तो वही सारी चीज़ों को डिटेल में लिखा गया है कि एक सिंचाई के जितने भी हमारे टेक्निक होते हैं उसको भी बहुत ही अच्छे से समझाया गया है, और कैसे कैसे किस प्लांट में कितना सिंचाई करना है ये भी लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध सिंचाई चल रही है। इट स्पेसिफाइज पेस्ट मैनेजमेंट। अब देखिए, पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में ही बताया गया है इसमें। एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, ग्रेड 8 पार्ट 1 एंड 16 स्ट्रेटजीज। तो ये सब आपको नहीं याद करना है। जो काम की चीज़ थी वो ये थी कि वृक्ष आयुर्वेदा में ही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, चाहे वो फसलों, किस मिट्टी पे कौन सी फसल उगानी है, कौन सी सुटेबल रहेगी, चाहे सिंचाई से रिलेटेड हो गया, बीज उपचार से रिलेटेड हो गया, मतलब जितने भी प्रोसेस होते हैं हमारे सीड को ग्रो करने के या प्लांट को ग्रो करने के, वो सारे प्रोसेस इसमें नेचुरल वे में लिखे हुए हैं कि हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके कैसे इस चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। दिस फॉर्म ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो यहाँ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात बताई गई है। प्रमोट्स प्रैक्टिस लाइक क्रॉप रोटेशन एंड मिक्स्ड क्रॉपिंग टू मेंटेन सॉइल हेल्थ। तो क्रॉप रोटेशन का मतलब है कि एक ही फसल बार बार एक ही ज़मीन पे उगाएंगे तो मिट्टी की उर्वरता ख़त्म हो जाती है, यानी इसका फर्टिलिटी कम हो जाती है, इसीलिए अलग अलग क्रॉप उगाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल लेग्यूमिनस प्लांट, दाल वाली जो फसलें होती हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं। तो हम लोग को उतने डिटेल में नहीं जाना है एग्रीकल्चर के, अगर टॉपिक आगे आएगा तो हम लोग उसमें कवर करेंगे। क्रॉप रोटेशन, मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग मतलब एक ही टाइम पे फसलें उगाना। तो कुल मिला के
मिक्स फार्मिंग में ये भी बताया गया कि कैसे मिक्स करके फसलों को, अलग अलग फसलों को एक साथ उगाया जा सकता है, इससे आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो ये सब चीज़ें वृक्ष आयुर्वेदा में लिखी हुई हैं। तो वृक्ष आयुर्वेदा आल्सो ऑफर एडवाइस ऑन प्रॉपर मेथड्स ऑफ प्लोइंग सॉइल्स, खेत की जुताई कैसे करनी है उसके बारे में भी उसमें बताया गया है। सो एज टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर एज वेल एज फैसिलिटीज द ग्रोथ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल लाइक फंगाई, बैक्टीरिया एंड अर्थवर्म। तो इस समय इस पे कुल मिला के आप ऑर्गेनिक फार्मिंग और सस्टेनेबल फार्मिंग पे, इस पे आयुर्वेदा, जो वृक्ष आयुर्वेदा है, इसमें डिस्कस किया गया है अच्छे से और डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने इसको अच्छे से लिख दिया है ताकि आपको किसी भी तरह का डाउट ना होने पाए। अगला है ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। तो इसके हम लोग एक केस स्टडी देखेंगे पंजाब का, जिसमें ग्राउंड वाटर की क्राइसिस जो है जनरेट हो गई। अभी बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन स्टार्ट हो चुकी है ग्राउंड वाटर क्राइसिस। तो ये केस स्टडी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो एक बार मैं इसको डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो आपको पता होगा पंजाब में, मैं बता रहा हूँ, पंजाब में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, ग्रीन रिवॉल्यूशन का सबसे ज़्यादा, अगर आप कह सकते हैं फ़ायदा हुआ तो पंजाब को हुआ। पंजाब में यूज हुआ हाई यील्डिंग सीड्स, और साथ में बहुत सारे ट्यूबवेल लगाए गए, सिंचाई के साधन भी चाहिए थे, क्योंकि जो हमारे हाई यील्डिंग क्रॉप होते हैं, मतलब हाई यील्डिंग सीड्स होते हैं, मान लीजिए गेहूं का पौधा है जिससे कम उत्पादन हो रहा है तो वो पानी भी कम लेगा, ज़्यादा उत्पादन हो रहा है तो ज़्यादा पानी लेगा। तो पंजाब में जब इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा आया, हरित क्रांति का फोकस बहुत ज़्यादा हुआ पंजाब में, तो वहाँ पे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर को बाहर निकाला गया कि खेत को सिंचाई करने के लिए। तो ऐसा सब लोगों ने मिलकर किया और बहुत एक्सेस में किया। साथ में जो इसमें हाई यील्डिंग सीड्स थे हमारे, उन्होंने ज़्यादा कंजम्पशन यूज किया, किसका, वाटर का। तो इसीलिए वहाँ पे ग्राउंड वाटर कहीं ना कहीं वो टेबल बहुत डाउन चला गया पंजाब में। तो ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर दिया गया कि आप लोग सिंचाई फ्री में करिए, सरकार आपसे पैसा नहीं लेगी। तो एकदम अंधाधुंध ट्यूबवेल चलने लगा। वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स, तो मैंने बताया कि जो हाई यील्डिंग सीड्स होते हैं उनमें ज़्यादा चाहिए होता है वाटर का कंजम्पशन। केमिकल फार्मिंग हैज कॉज्ड सीवियर डिप्लीशन एंड हेल्थ हजार्ड्स, तो जल संकट और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो गई। तो ये केस स्टडी था पंजाब का, मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है कि कैसे हरित क्रांति के दौरान पंजाब में ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहा। अगला देखते हैं रिस्पॉन्सिबल यूज एंड स्टीवर्डशिप ऑफ रिसोर्स। तो संरक्षण के बारे में भी हम लोग देखेंगे कि इसका यूज कैसे करना है हम लोगों को रिस्पॉन्सिबल यूज की तरह में, और इसका संरक्षक भी बनकर रहना है हमें, मतलब इसका संरक्षण भी करना है। तो ह्यूमंस मस्ट एक्ट एज स्टीवर्ड ऑफ नेचर इंश्योरिंग रिस्टोरेशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड जुडिशियस यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल्स। तो मनुष्य को प्रकृति का संरक्षक बनकर नवीनीकरणीय संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। तो जो नवीकरणीय है कम से कम उसको तो हमें उसका संरक्षण करें, कहीं ऐसा ना हो कि रिन्यूएबल वाला कन्वर्ट हो जाए नॉन रिन्यूएबल में, ठीक। तो इससे हमारा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो हमें जो भी हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं इनको तो बहुत अच्छे से यूज करना है और उसका संरक्षण भी करना है, ताकि वो हमारा नवीकरणीय बना रहे और उससे हमें निरंतर फ़ायदा मिलता रहे या ऊर्जा मिलता रहे, जो भी आप उससे एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। और अनवीकरणीय संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए। तो अनवीकरणीय में तो पहले कंडीशन आ गया कि उसको लाखों साल तो लगे हैं बनने के लिए। अब आप उसको अंधाधुंध तरीके से अगर यूज कर लेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे कुछ ही समय में। तो उसको यूज करने के लिए विवेकपूर्ण यानी जुडिशियस तरीके से हमें उसको यूज करना है, अच्छे थोड़ा सोच समझ के यूज करना है। तो आपको पता होगा कि सरकार इस समय रिन्यूएबल एनर्जी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है, स्पेशली आप सौर ऊर्जा में देखेंगे, सौर ऊर्जा। और राजस्थान में आप देखेंगे, स्पेशली राजस्थान में जो एरिया था, यहाँ पे राजस्थान वाले एरिया में बहुत ज़्यादा सोलर प्लांट लगाए गए हैं, वहाँ से रिन्यूएबल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा जनरेट की जा रही है। तो इससे क्या हुआ, कोयले का कंजम्पशन कम होता जा रहा है धीरे धीरे, और कोयला हमारा लिमिटेड है, मैंने पहले ही बताया था, ये नॉन रिन्यूएबल का पार्ट है। तो यही हम लोग इसका विवेकपूर्ण उपयोग कर रहे हैं, कम से कम कोयला यूज कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है सौर ऊर्जा यूज कर रहे हैं, क्योंकि अभी सूर्य की लाइफ इतनी भी कम नहीं है कि हमारा वो ज़रूरत पूरा ना कर पाए। तो सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, तो इस तरह का
आप डायग्राम बना सकते हैं। अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आता है तो आप इसको कैसे कंजर्व करेंगे, यहाँ पे मैंने एक आपको आइडिया लेने के लिए एक बना दिया है, जैसे कंजर्व रिसोर्सेस, फिर रिड्यूस वेस्ट, प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, रिसाइकल एंड रीयूज। तो इतनी सारी चीज़ों को हम लोग फॉलो करके सस्टेनेबल यूज कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का। तो क्वेश्चन अगर ऐसा ही बनता है तो आप बना सकते हैं। मैं बताया था बीच में एक डायग्राम बना दीजिए, गोला गोले में लिख दीजिए सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, उसके बाद चारों तरफ ऐसे गोला बना बना करके लिख दीजिए, ये आपका फ्लो चार्ट हो जाएगा। और वही बात आप लिख दीजिए एक पन्ने में, आधे पन्ने में, तो आपका काम जो है अच्छा खासा आंसर तैयार हो जाएगा, वो भी कम टाइम में। तो ये मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा फ्री में, आप वहाँ से टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिएगा और प्रैक्टिस करेंगे। मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दूंगा, तो आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हमें प्रेजेंट करना है क्वेश्चंस को। एक और यहाँ पे केस स्टडी दिया गया है, सिक्किम का दिया हुआ है। सिक्किम में क्या हुआ था, ऑर्गेनिक फार्मिंग का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। तो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस फ्रॉम इंडिया, इंडिया से क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं देखने लायक जो एनसीईआरटी में दिए हैं, उसको मैंने इंक्लूड किया हुआ है। तो इन 2016 सिक्किम बिकेम ए 100% ऑर्गेनिक स्टेट विद ऑल इट्स फार्मलैंड एंड सर्टिफाइड ऑर्गेनिक्स। तो अब तक आप पढ़ ली होंगे, करंट अफेयर में कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि इंडिया का पहला ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा बना है, तो सिक्किम बना है। ये 2016 में ही डिक्लेयर हो गया था। ये 100% ऑर्गेनिक खेती यहाँ पे चल रही है। द इफेक्ट वे ट्रांसफॉर्मेशनल, लोकल बायोडाइवर्सिटी फ्लरिश्ड with beneficial insects and bird returning, tourism increased as visitors came to see the organic farming model and farmers income grew by 20% on an average। तो इस पे ऑर्गेनिक का टैग लगा करके फार्मर्स की इनकम भी बढ़ गई 20%। और क्या फ़ायदा हुआ कि टूरिज्म इन्फ्लुएंस हुआ कि लोग आकर देख रहे हैं कैसे यहाँ पे 100% हो पा रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग, और जगह तो हो ही नहीं पा रही है। तो लोकल बायोडाइवर्सिटी फिर से रीगेन हुआ क्योंकि केमिकल्स का यूज होना बंद हो गया। तो जो सस्टेनेबल प्रैक्टिस है ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या है कि हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज से ही, यानी पेड़ पौधों और को ही यूज कर रहे हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए। तो दोनों काम के लिए हम लोग ऑर्गेनिक चीज़ों की यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं डायरेक्ट ले जाके यूरिया डाल दे रहे हैं या कुछ कर दे रहे हैं, वहाँ पे डायरेक्ट ऐसा नहीं चल रहा है। वहाँ पे हम लोग ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल गोबर की खाद डाल दिए तो उससे भी प्लांट का ग्रोथ अच्छा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें दी हुई थी, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिया हूँ। एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले कि इंडिया का पहला प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला स्टेट कौन सा था, तो 2016 में सिक्किम बन गया था सबसे पहला स्टेट। ठीक, रिन्यूएबल एनर्जी लीडरशिप, एक ये भी एग्जांपल दिया हुआ है कि रिन्यूएबल एनर्जी में इंडिया कैसे एक लीडर की तरह उभर रहा है। तो मैंने अभी भी बताया था कि इंडिया में सोलर एनर्जी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया लीडरशिप इन रिन्यूएबल एनर्जी, इंडिया एंड फ्रांस लॉन्च्ड, इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इसको लॉन्च किया था। इससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में एकदम बनने के पूरे चांसेस हैं। लॉन्च्ड द इंटरनेशनल अलायंस फॉर सोलर अलायंस इन 2015, ए कोलेशन ऑफ सनशाइन रिच कंट्रीज। तो आपको पता है सनशाइन कहाँ पे ज़्यादा रहेगी, ये जो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, यहीं पे सनशाइन आती है ज़्यादा तेज। मतलब बीच में तो हमारी इक्वेटर पे रहती है, लेकिन यहाँ पे भी सनशाइन होती है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो कंट्रीज हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में, ये पूरी कंट्री, इसमें मैक्सिमम कंट्रीज जुड़ रही हैं तेज़ी से इंटरनेशनल सोलर अलायंस से। और ये इनिशिएटिव इंडिया और फ्रांस ने मिलकर शुरू किया था। और आप देखेंगे इसका क्वार्टर गुरुग्राम में है, इंडिया में ही है इसका हेडक्वार्टर। ठीक, और क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, हार्नेसिंग सोलर पावर, द अलायंस फोकसेज ऑन कंट्रीज ब्लेस्ड विद एबंडेंट सनलाइट थ्रू आउट द ईयर। तो जहाँ पूरे साल लगभग सनलाइट रहती है वहाँ के लिए ये टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट थी। तो इंडिया हैज हेल्प चैनल बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनटू सोलर प्रोजेक्ट्स अक्रॉस डेवलपिंग नेशंस, शेयरिंग टेक्निकल एक्सपर्टाइज एंड क्रिएटिंग अफोर्डेबल फाइनेंसिंग ऑप्शंस। तो भारत और देशों को मदद भी कर रहा है साथ में, खुद तो हम लोग इन्हेंस कर ही रहे हैं, साथ में वो भी इन्हेंस कर रहा है। तो ये पार्ट 1 में, चैप्टर 1 में दिया गया है। तो द भाडला सोलर पावर एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडियाज एंड बियॉन्ड, Grade 8 Part 118 is a symbol of India's solar ambition, demonstrating how a country can
ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज टू रिन्यूएबल अल्टरनेटिव। तो हम लोगों की डिपेंडेंसी पहले नॉन रिन्यूएबल पे बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब हम लोग बहुत तेज़ी से रिन्यूएबल की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं और ये एक अच्छा मूव माना जा सकता है। फॉर इंडियंस दिस अलायंस रिप्रेजेंट्स बोथ इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। तो ये दोनों तरह से अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो रही है, इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। तो हम लोग एक तरह से पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बिहेवियर भी इसको माना जाएगा और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी तो बढ़ ही रही है। इस सैटेलाइट इमेजेज ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलर पार्क, ये एक इमेज दिया हुआ था बुक में, जो राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क था, उसी का इमेज दिया हुआ था। तो इट कैन जनरेट एनफ इलेक्ट्रिसिटी टू पावर अबाउट 15% ऑफ द करेंट नीड्स ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान में एक ही पावर प्लांट जो विश्व का सबसे बड़ा लार्जेस्ट सोलर पावर पार्क है, कहाँ पे, हमारे पूरे विश्व का सोलर पावर पार्क सबसे बड़ा कहाँ है, राजस्थान में है। और ये अकेले ही 15% जो नीड है पूरे राजस्थान का, उसको अकेले ही फुलफ़िल कर सकता है। तो इतनी सी कैपेसिटी है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंडियन गवर्नमेंट कितना ज़्यादा फोकस कर रही है और स्पेशली सोलर एनर्जी में तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। और इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में करा दूंगा, और आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा, ताकि आप लोगों का जो है जुड़ाव बना रहे और साथ में प्रैक्टिस भी होता रहे। लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, और चैनल में कमेंट सेक्शन के पास में एक हाइप का सिंबल आता है, तो नए क्रिएटर्स को, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आप चाहते हैं कि हम लोगों के चैनल की रीच ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, तो हाइप का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो इससे क्या होता है, रीच ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है। और वीडियो को लाइक करिएगा, इससे भी यूट्यूब का रिकमेंडेशन आगे जाता है। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई सजेशन है इस कोर्स से रिलेटेड, तो आप उसको दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में जा करके। हम लोग सारे कमेंट्स को पढ़ते हैं और उसका जवाब भी देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।